हेलो 12th क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफ़ी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी 12th क्लास के बच्चों का ऑनलाइन ज्योग्राफी क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने प्रैक्टिकल की बुक से लेसन 1 शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ नोट्स भेजे थे, है ना। आपको लिखना था फाइल में। आज हम लोग जो आपकी प्रैक्टिकल की बुक है उसका जो फर्स्ट लेसन है आंकड़ों का प्रदर्शन, है ना। तो इस लेसन का हम लोगों ने पिछले दिनों में पढ़ा था कि आंकड़े क्या हैं, किसको आंकड़े कहते हैं, और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पढ़ा था। आंकड़ों के स्रोत में हम लोगों ने देखा था कि आंकड़ों के 2 स्रोत हैं, 2 स्रोतों से आंकड़े प्राप्त होते हैं। एक है हमारा प्राथमिक स्रोत देखा था, और दूसरा हम लोगों ने देखा था द्वितीयक स्रोत, ठीक है। और आज हम लोग इसी को लेसन को आगे पढ़ेंगे, और आज हम पढ़ेंगे बच्चों आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुतिकरण, है ना। तो आंकड़ों का आंकड़े तो पता ही है आपको क्या है। तो आंकड़े क्या है बच्चे संख्यात्मक जो सूचनाएं होती है ना, उनको हम आंकड़े, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो संख्यात्मक सूचनाएं होती हैं इन्हीं को हम आंकड़े कहते हैं। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण जो है वो कई तरीक़ों से किया जाता है। सबसे पहला है निरपेक्ष आंकड़ा, और दूसरा है प्रतिशत या अनुपात, और उसके बाद है सूचकांक, है ना। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आंकड़े क्या किया जाता है, उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले निरपेक्ष आंकड़ा। तो निरपेक्ष आंकड़ा क्या होता है ये हम लोग पहले देखेंगे। तो जब आंकड़े अपने मूल रूप में, है ना, प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसको हम निरपेक्ष आंकड़ा या कच्चा आंकड़ा भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी देश की जनसंख्या या किसी राज्य की जनसंख्या, है ना, से संबंधित जो संख्यात्मक सूचनाएं होती हैं उनको हम निरपेक्ष आंकड़ा कहते हैं। जैसे ये आपका इसमें ये जो संख्याएं दी गई हैं इस तालिका में दिखाया गया है। प्रतिशत या अनुपात क्या होता है, जब इन्हीं आंकड़ों को हम प्रतिशत या अनुपात के द्वारा दिखाते हैं तो उसको हम प्रतिशत या अनुपात कहते हैं, है ना। और सूचकांक क्या होता है बच्चों। सूचकांक जो होता है ये भी सांख्यिकीय माप है ना, जिसमें परिवर्तनशील जो चर होते हैं या परिवर्तनशील जो माप होते हैं उनको दर्शाने के लिए या दिखाने के लिए सूचकांक का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो अर्थशास्त्र में और व्यवसाय से संबंधित जो लागत या मात्राएं होती हैं उनमें जो परिवर्तन होते हैं उनको दिखाने के लिए सूचकांक का प्रयोग, जैसे शेयर मार्केट वगैरह में भी जो परिवर्तन संबंधी जो सूचनाएं होती हैं उनको सूचकांक के द्वारा दिखाया जाता है। तो ये है आपका आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण के 3 तरीके। अब चलते हैं बच्चों आगे है बच्चों आंकड़ों का वर्गीकरण, है ना। तो यहाँ आप एक तालिका देख सकते हैं, ठीक है। इसमें दिया है भूगोल विषय में 60 विद्यार्थियों के प्राप्तांक। तो ये जो आंकड़े दिए हुए हैं तो आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो सबसे पहले आंकड़ों का वर्गीकरण जो है वो मुख्य रूप से कई विधियों से किया जाता है। जैसे कि सबसे पहली विधि जो है वो है हमारी ये वर्ग अंतराल, है ना। सबसे पहली विधि जो है आंकड़ों के वर्गीकरण का वो है वर्ग अंतराल। दूसरा है जो साधारण आवृत्ति होती है ना। साधारण यानी जो आंकड़ों के द्वारा साधारण आवृत्ति जिसको हम कहते हैं, वो फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं, या साधारण आवृत्ति।
और तीसरी जो विधि है वो है संचयी आवृत्ति यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं या CF शॉर्ट में बोलते हैं। और चौथा जो विधि है आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए वो है हमारा आवृत्ति बहुभुज, है ना, यानी जो हमारा पॉलीगॉन है। तो और पांचवा जो हमारा विधि है आंकड़ों के वर्गीकरण का वो है ओजाइव। तो ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे बुक में आपकी जो प्रैक्टिकल NCERT की बुक है यूपी बोर्ड की, उसमें एक तालिका दी है। अगर हमको इसका वर्गीकरण करना है तो सबसे पहले जो ये आंकड़े दिए होते हैं ना बच्चों, इनको हम वर्गों में वर्ग बना लेते हैं इनका। जैसे सबसे बड़ी संख्या है 90 ना, 90, और सबसे जो कम संख्या है वो है 2, है ना। तो इसके आधार पर हम वर्ग बना लेते हैं, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो ये हमने क्या किया, इन आंकड़ों के आधार पर एक वर्ग बना लिया, वर्ग अंतराल बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास ये संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं में देखेंगे कौन सी संख्या 0 से 10 में आ रही है, कौन सी संख्या 10 से 20 में आ रही है। अब जैसे यहाँ देखिए बच्चों 2 है ना, 2 संख्या जो है वो इस किस में आएगी, इस वर्ग में आएगी, यानी 0 से 10 में। तो यहाँ हम 2 लिख दिए। ठीक है, इसी तरह अगर 9 है तो 9 किस में आएगी आपकी, 9 भी 0 से 10 में आएगी। ठीक है, इसी तरह 10 है, 10 किस में आएगी, 10 आपकी 10 से 20 वाले में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से इन संख्याओं को हम जब वर्ग बना लेते हैं तो वर्ग में हम क्या करते जाते हैं, जिस वर्ग में जो संख्या आती है उसको हम लिखते जाते हैं। ठीक, उसके बाद जितनी संख्या, जैसे 0 से 10 में 4 संख्याएं आई हैं, 1 2 3 4। ठीक, तो इन 4 संख्याओं के लिए हम 4 लाइनें खींच देते हैं और यहाँ इनको लिख देंगे 4। ठीक है, इसी तरह 10 से 20 में कितनी संख्याएं आई हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 संख्या करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 4 लाइन खींचेंगे और 5वीं लाइन जो है हम एक ऐसे क्रॉस करके यानी टेढ़ी इनको काटते हुए खींचेंगे, तब ये हो गया 5। इसी तरह जो हमारा 30 से 40 में कितनी संख्याएं आई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले 4 लाइन खींचा, 4 लाइन खींचने के बाद 5वीं लाइन को हमने क्या किया, काटते हुए खींचा। अब उसके बाद 2 अलग से, 1 2 अलग से लें, तो 5 और 2 7 लाइन हो गई, यहाँ हमने 7 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह 40 से 50 में कितनी संख्या हमने लिखी हैं, ये संख्याएं कहाँ से लिखी हैं, इनमें से लिखी है। जैसे 47 आप अगर देखेंगे तो 47 ये है, 47 किस में आएगी बच्चों, 40 और 50 के बीच में, तो हमने यहाँ 47। तो 47 46 44 43 42 41 ये सारी संख्याएं 40 से 50 के बीच में आएंगी। तो कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई, 6। तो 6 करने के लिए हम 6 लाइन नहीं खींचेंगे, पहले 4 खींचेंगे और 5वीं लाइन को काटते हुए खींचेंगे, और जब 5 के बाद हो जाएंगी तो एक अलग से खींचेंगे, तो 5 और 1 6 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारी 50 से 60 में कितनी संख्याएं आई हैं, उनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आई हैं। तो 10 के लिए हम क्या करेंगे, तो 10 के लिए हम पहले 1 2 3 4 है ना, और उसको काटते हुए 5 कर लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद 6 7 8। ठीक है, कितनी हो जाएंगी ये, 10 खींचनी है ना हमें। तो 10 खींचने के लिए हमें क्या करना होगा, हाँ
ये देखिए बच्चों, 10 खींचने के लिए हमें पहले 1 2 3 4 और 5वीं लाइन ये करनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 1 2 3 4 खींचेंगे और 5वीं लाइन को हम टेढ़ी खींच देंगे काटते हुए। तो 5 और 5 ये कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह 60 और 70 के बीच में कितनी संख्याएं आई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के लिए हम पहले 4 लाइन खींचें, फिर 5वीं लाइन को काटते हुए बनाएं। ये 5 के बाद 3 लाइन और खींच देंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगी। इसी तरह हम बाकी में भी करें। अब 90 से 100 में कितनी संख्याएं आई हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ केवल 1 2 3 4 लाइनें खींचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे बच्चों? संख्याएं प्राप्त कर लेंगे। अब जो ये संख्याएं हम लोगों ने प्राप्त करी, इसी को बोला जाता है बच्चों साधारण आवृत्ति, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? साधारण आवृत्ति। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया, इस डायग्राम में दिखाया गया, यानी 4 5 5 7 6 यही संख्या है जो यहाँ लिखी हुई है ना। 4 फिर 5 फिर 5 फिर 7 फिर 6 फिर 10 फिर 8 फिर 6 फिर 5 फिर 4। तो ये जो हम लोगों ने संख्याएं प्राप्त करी हैं उस टैली चिन्ह के द्वारा या मिलान चिन्ह के द्वारा, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इन चिन्हों को इनको बोलते हैं मिलान चिन्ह। ये मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह बोलते हैं। अब टैली चिन्ह के द्वारा जो संख्याएं हमको मिली हैं, इन्हीं को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में बोलते हैं साधारण आवृत्ति, ठीक है। अब जो संचयी आवृत्ति है वो कैसे प्राप्त करते हैं? तो संचयी आवृत्ति प्राप्त करने का सबसे आसान सा तरीका है कि जो पहली संख्या है उसको हम ऐसे उतार देते हैं एज इट इज़, है ना। अब जो 4 है इसमें हम क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे, तो कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। अब इस 9 में हम क्या जोड़ते जाएंगे? 7 जोड़ देंगे। तो 7 जब जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी? कितनी आएगी? अरे 9 में 5 जोड़ेंगे, 9 में कितनी आ जाएगी? 14। 14 में फिर हम 7 जोड़ेंगे, कितनी आ जाएगी? 21 आ जाएगी। 21 में 6 जोड़ेंगे, 27 आ जाएगी। 27 में 10 जोड़ेंगे, 37 आ जाएगी। 37 में 8 जोड़ेंगे, 45। 45 में 6 जोड़ेंगे, 51। 51 में 5 जोड़ेंगे, 56। 56 में 4 जोड़ देंगे, 60 आ जाएगा। तो ये जो संख्या हम लोगों ने साधारण आवृत्ति को के द्वारा प्राप्त की है, इसको बोलते हैं संचयी आवृत्ति, है ना। संचय इसलिए बोला गया क्योंकि जो ऊपर की संख्या है उसमें नीचे वाली संख्या को जोड़कर हम क्या करते जाते हैं? अगली संख्या प्राप्त करते जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं संचयी आवृत्ति, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो दोनों का टोटल अगर आप देखेंगे, इसका टोटल भी कितना आया है? 60 आया है, और जो हमारी संचयी आवृत्ति है उसका टोटल भी क्या आएगा? 60 आएगा। तो ये पहचान है बच्चों कि दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये है बच्चों आंकड़ों का वर्गीकरण। तो आंकड़ों का वर्गीकरण करने के लिए हम निम्न विधियों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वर्ग अंतराल, दूसरा है हम क्या प्राप्त करते हैं बच्चों? जो हमारी साधारण आवृत्ति है यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो प्राप्त करते हैं, और फिर उसके बाद हम प्राप्त करते हैं संचयी आवृत्ति यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब चलते हैं उसके बाद आंकड़ों के वर्गीकरण में चौथी जो हम विधि अपनाते हैं वो है आवृत्ति बहुभुज यानी पॉलीगॉन, जिसको हम बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? इसी जो हमारी संचयी आवृत्ति है उसी का ही हम इसमें क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। जो हमने अभी आवृत्ति प्राप्त करी है ना, इसी आवृत्ति का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करने। किसको बनाने के लिए? इस, है ना, आवृत्ति बहुभुज को बनाने के लिए, ठीक है। तो आवृत्ति बहुभुज बनाने के लिए हम जो हमें आवृत्ति मिली है साधारण आवृत्ति 4 5 6 7 8 9, इसी का हम प्रयोग करेंगे।
तो एक ग्राफ पेपर हम लेंगे, ग्राफ पेपर हमारे, इसमें हम 2 लाइन खींचेंगे, है ना। एक हमारी लंबवत होगी और एक हमारी क्षैतिज। क्षैतिज जो लाइन होगी वो एक्स लाइन होगी और जो लंबवत लाइन होगी वो वाई लाइन होगी, है ना। जो हमारी क्षैतिज लाइन होगी इस पे हम वर्ग अंतराल दिखाएंगे। कौन सा वर्ग अंतराल बच्चों? यही वाला वर्ग अंतराल, ये वाला 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये वाला। ठीक है, तो हमने इस पर क्या दिखाया? वर्ग अंतराल दिखाया। कौन सा वर्ग अंतराल दिखाया? यही 0 से 10 वाला। ठीक, और नीचे वाली जो क्षैतिज लाइन है इस पर तो वर्ग अंतराल हो गया। अब जो हमारी लंबवत लाइन है, रेखा है, यानी जो वाई लाइन है, इस पे हम क्या दिखाएंगे? इस पे हम दिखाएंगे ये साधारण जो आवृत्ति है, यानी फ्रीक्वेंसी या विद्यार्थियों की संख्या, है ना। विद्यार्थियों की संख्या क्यों बोलिए हमने लिखा? क्योंकि हम जो तालिका इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें भूगोल के 60 विद्यार्थियों का प्राप्तांक दिया है ना, इसलिए हमने इस फ्रीक्वेंसी में यानी साधारण आवृत्ति में हमने यहाँ क्या लिख दिया? विद्यार्थियों की संख्या। और इस पे हमने क्या दिखाया? 2, 4, 6, 8 और 10। क्यों 2, 4, 6, 8 दिखाया? क्योंकि जो हमारी जो सबसे छोटी संख्या है वो 4 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2 है, 10 है, सॉरी। तो 0 से हमारी 10 तक, है ना, यानी 1-1 सेंटीमीटर पर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर 2, फिर उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। ठीक, अब चलते हैं बच्चों, डायग्राम बनाने के लिए हम इस आवृत्ति का प्रयोग करते हैं। तो 0 से 10 में आवृत्ति कितनी आई है बच्चों? वो है हमारी 4, है ना। तो 0 से 10 के आगे यहाँ हम देखेंगे 4 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, और 0 से 10 हमारा ये है। तो 0 से 10 के आगे हमने क्या किया? 4 के आगे, यानी जो आधा 1-1 सेंटीमीटर पे हम बनाएंगे तो आधा सेंटीमीटर पर हम इसकी दूरी लेंगे। आधे सेंटीमीटर का गैप करके हम 4 सेंटीमीटर जहाँ कंप्लीट हो रहा है वहाँ तक एक लाइन खींचेंगे और आधे सेंटीमीटर का ही हम क्या रखेंगे? चौड़ाई रखेंगे और फिर उसके बाद इसको नीचे तक मिला देंगे। तो ये हमारा एक बहुभुज बन गया, है ना। और वो हो गया हमारा कितना है हमारा? 4। प्राप्तांक कितना है हमारा? 4, यानी 4 विद्यार्थी हैं जिनको, है ना, जो 0 से 10 वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्या है बच्चों? 5, है ना। 5 कितने में है? 5 आपका है 10 से लेकर 20 वर्ग के अंतर्गत 5 विद्यार्थी हैं, है ना। 5 विद्यार्थी जो हैं वो 10 से 20 वर्ग के अंतर्गत है। अब चलते इधर हम 0 से, यहाँ 2 है, जो 2 से 4 है, 4 के बाद 6 है, तो 5 कहाँ आएगा बच्चों? 4 और 6 के बीच में यहाँ आएगा। ठीक है, तो हमने जो पहला बहुभुज बनाया था उसके बीच में आधे सेंटीमीटर का गैप रखेंगे, है ना। ये 1-1 सेंटीमीटर के कॉलम हैं बच्चों, या आधे सेंटीमीटर का गैप रखेंगे और उसके बाद जो हमारा 5 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा? यहाँ आ रहा। 5 सेंटीमीटर तक एक लाइन खींच देंगे। ठीक, लाइन खींचने के बाद फिर आधे सेंटीमीटर का हम लाइन खींचेंगे, चौड़ाई इसकी आधे सेंटीमीटर रखेंगे और फिर नीचे आधे सेंटीमीटर तक इसको मिला देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 5 का बहुभुज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कितना है बच्चों? 20 से 30। 20 से 30 में भी कितना है? 5। तो 20 से 30 कहाँ है? ये है। 20 से 30 में हमारा 5 है, फिर आधे सेंटीमीटर का गैप रखेंगे और 5 ही, है ना। 5 कहाँ हमने नापा? ये, तो इसी के बराबर में यहाँ तक, है ना, 5 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ तक लाइन खींचेंगे, आधे सेंटीमीटर की चौड़ाई रखेंगे और फिर इसको यहाँ नीचे वाली रेखा से मिला देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा दूसरा वर्ग, दूसरा बहुभुज बन जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा बहुभुज कौन सा है? वो है हमारा 30 से लेकर 40। 30 से 40 में कितना है? 7।
30 से 40 में कितना है 7, तो ये है 30 से 40 वाला वर्ग। 7 कहाँ आएगा, ये 6 है और ये है 8, तो 6 और 8 के बीच में यहाँ आएगा 7। तो 7 वाली लाइन में हम आगे बढ़ेंगे और इस बहुभुज और इस बहुभुज के बीच में भी आधे सेंटीमीटर का गैप रखेंगे और 7 जहाँ हो रहा है वहाँ तक लाइन खींच देंगे। ठीक है, एक रेखा से इसको 7 तक मिलाएंगे, आधे सेंटीमीटर की चौड़ाई रखेंगे और फिर इसको नीचे तक मिला देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा चौथा बहुभुज। उसके बाद आता है हमारा पांचवा, कितना है 40 से 50। 40 से 50 के बीच में कितना है 6, है ना, विद्यार्थियों की संख्या 6 है। 40 से 50, ये है 40 से 50। अब 6 कहाँ है बच्चों, ये है। अब 6 वाली लाइन के सामने आएंगे और 40 और 50 जहाँ हैं उस लाइन से हम 6 तक की लाइन मिला देंगे और उसके बाद आधे सेंटीमीटर की इसकी भी चौड़ाई रखेंगे और नीचे तक मिला देंगे। उसके बाद 6 के बाद 50 से 60 में कितना है विद्यार्थियों की संख्या 10 है। अब 10 कहाँ है बच्चों, ये है ना, 10 ये है। और 50 और 60 वाला वर्ग कहाँ है, ये तो 50 और 60 वाले वर्ग में हम आगे तक आएंगे जहाँ 10 है। अब 10 जहाँ विद्यार्थियों की संख्या है वहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे स्केल और पेंसिल से और आधे सेंटीमीटर की चौड़ाई रखेंगे और नीचे तक इसको मिला देंगे। इसी तरह बच्चों 60 और 70 वाला, 60 और 70 वाले वर्ग में कितना है 8, है ना। 60 और 70 वाले वर्ग में ये है, 60 और 70 का वर्ग ये है बच्चों। अब हमारे 60 और 70 के वर्ग में कितना है 8, 8 ये लिखा है। 8 वाली लाइन में हम आगे बढ़ेंगे और जहाँ 60 और 70 वाला वर्ग है यहाँ से यहाँ तक 8 के सामने तक लाइन खींचेंगे, आधे सेंटीमीटर की चौड़ाई रखते हुए इसको नीचे वाले रेखा से मिला देंगे यानी एक्स लाइन तक। फिर 70 और 80 के बीच में कितना है, 70 और 80 के बीच में है हमारा 6, 70 और 80 के बीच में कितना है 6, 6 है विद्यार्थियों की संख्या। 70 और 80 वाला वर्ग ये है और 6 कहाँ है बच्चों, विद्यार्थियों की संख्या ये। तो 6 वाली लाइन में तक आएंगे और इसे यहाँ से एक सीधी लाइन से मिलाएंगे, फिर आधे सेंटीमीटर की चौड़ाई रख के नीचे एक्स लाइन से मिला देंगे, फिर आधे आधे सेंटीमीटर का गैप रखेंगे बच्चों। फिर उसके बाद आता है हमारा 80 से 90 में 5 है और 90 से 100 में 4 है। तो 80 से 90 में 5, 5 कहाँ आएगा, ये 6, 4 और 6 के बीच में 5 है। तो 5 वाली लाइन में हम यहाँ आएंगे और 80 से 90 वाली लाइन, वर्ग वाली लाइन पर एक लाइन खींचेंगे और 5 तक मिलाएंगे और आधे सेंटीमीटर की चौड़ाई रख के नीचे तक मिला देंगे, फिर आधे सेंटीमीटर का गैप रख के 90 और 100 वर्ग वाले में विद्यार्थियों की संख्या हमने बताई थी 4। तो 4 कहाँ आएगा, ये देखिए 4 लिखा ना, ये ग्रीन वाली लाइन में हम लोग 4 वाली लाइन में यहाँ आएंगे जहाँ 90 और 100 वर्ग वाली वर्ग है ना। अब यहाँ से यहाँ तक जहाँ 4 वाली लाइन है एक रेखा से मिला देंगे, आधे सेंटीमीटर का गैप रखेंगे, चौड़ाई रखेंगे और इसको नीचे एक्स लाइन से मिला दें। इस तरह हमारे ये बहुभुज बन गए बच्चों, है ना, आवृत्ति बहुभुज बन गए। अब ओजाइफ को बनाने के लिए जो हमारे ये बहुभुज आयत बने हैं, इन आयतों का जो बीच वाला भाग है यानी जो बीच है, यहाँ एक एक बिंदु लगा देंगे बीच में और इन बिंदुओं को पेंसिल और स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये जो ये जो वक्र बनेगा बच्चों, है ना, ये जो वक्र बन रहा है इसी वक्र को क्या बोलते हैं, ओजाई। तो ये जो आयत बने हैं ये बहुभुज हैं, है ना, और ये जो वक्र बना है इस वक्र को बोलते हैं ओजाई। तो इस तरह से बच्चों हम आंकड़ों का वर्गीकरण क्या करते हैं, इन विधियों से, निम्न विधियों से करते हैं, जिसमें सबसे पहले विधि क्या है, वर्ग अंतराल। दूसरी विधि क्या है हमारी, साधारण आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तीसरी विधि क्या है, साधारण आवृत्ति संचयी आवृत्ति यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद है चौथी विधि क्या है हमारी, आवृत्ति बहुभुज, यानी ये जो आयत बने हैं
वह इनको बोलते हैं बहुभुज। और जो ये पतली लाइन रेखा है यानी जो वक्र बना है, इस वक्र को बोलते हैं ओजाइव। तो वक्र बनाने का तरीका मैंने कहा क्या बताया, इन बहुभुजों के जो बीच की रेखा है, बीच में डॉट लगा लेंगे और इन डॉट्स को हम स्केल और पेंसिल की सहायता से मिला देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। अगले वीडियो में हम इस लेसन को आगे पढ़ेंगे, ओजाइव के बारे में पढ़ेंगे। ओजाइव क्या है, अरे सॉरी, ओजाइव की दो विधियां हैं, कमतर और अधिकतर। ठीक है।